गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके जो क्वेश्चंस मैंने समझाए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे। ठीक है, इसी टॉपिक को आज हम लोग कुछ अदर इलस्ट्रेशंस के थ्रू और आगे इंक्रीज कर रहे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने अपनी बुक के अकॉर्डिंग 4th इलस्ट्रेशंस सॉल्व किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। अब हम लोग इसके 5th इलस्ट्रेशंस के ऊपर मूव करते हैं। तो देखो जो 5th इलस्ट्रेशंस है उसमें ये कहा गया है कि ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो। आपके सामने मेसर्स विपिन ट्रेडर्स के ट्रांजेक्शन गिवन है। शो द इफेक्ट ऑन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके सामने जो ट्रांजिशंस दिए गए हैं आपको उन ट्रांजिशन के इंपैक्ट को एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी के ऊपर शो करना है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए डियर, सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस, ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्रांजिशंस, एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपके 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट इज फॉर ट्रांजिशंस, सेकेंड पार्ट इज फॉर एसेट्स, third part is for capital plus liability। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अच्छा, एसेट्स में भी कुछ एसेट्स के नाम हम लोग लिख देते हैं, कैश प्लस स्टॉक। लगभग हर क्वेश्चन में ये 2 एसेट्स तो इफेक्टेड होती है। अब आप ये देखो कि ट्रांजेक्शंस आपको क्या गिवन है। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,25,000। ओनर ने इनिशियली ₹1,25,000 इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया। तो यहां पे आप ट्रांजेक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो इनिशियली आप लोगों को पता है कि जब हम बिजनेस में कैश लगाते हैं तो वन इंपैक्ट इज ऑन कैश एंड अदर इंपैक्ट इज ऑन कैपिटल। दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ₹1,25,000 से। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन कह रहा है कि भाई परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। आपने ₹50,000 के गुड्स को कैश में परचेज किए। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अमाउंट तो यहां पे आ गया नहीं है। अब आप देखो कि आप ₹50,000 की गुड्स को कैश में परचेज कर रहे हैं। तो कैश में गुड्स परचेज करने से एक इंपैक्ट तो आपका पड़ेगा कैश पर। सीधी सी बात है, आपका जो कैश है इट विल रिड्यूस बाय ₹50,000 और इसका जो सेकेंड इंपैक्ट है दैट विल बी ऑन योर स्टॉक। किसके ऊपर सेकेंड इंपैक्ट पड़ेगा? स्टॉक पर। योर स्टॉक विल इंक्रीज बाय ₹50,000। नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल, नो इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी। आपकी कैपिटल और लायबिलिटी पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अब आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? इसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन के रूप में कैश आपके पास है 75,000 का, स्टॉक आपके पास है 50,000, कैपिटल इज 1,25,000 एंड देयर इज नो अमाउंट फॉर लायबिलिटी। लायबिलिटी आपके पास है। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कहते हैं परचेज फ्रॉम फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट।
देखो आर के फर्नीचर किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, फर्म का नाम है, उससे हमने फर्नीचर क्रेडिट इट मींस उधार में खरीदा। आप लोगों को इस ट्रांजिशन को करने से पहले एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं। अभी तक के जो ट्रांजेक्शन हमने पढ़े उन ट्रांजेक्शन में आपको सिंपली दिया हुआ था गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट, या गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट। लेकिन अगर मान लो लेट्स सपोज क्वेश्चन में केवल इतना गिवन है गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, बट इट इज नॉट मेंशन दैट इट इज परचेज इन कैश और क्रेडिट, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, क्या मानोगे? तो देखो इसमें इन चीजों का ध्यान रखना। भाई आप क्या मानोगे कि आपने कैश में खरीदा या क्रेडिट में परचेज किया? तो उसमें ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टी का नेम अगर ट्रांजिशन में कैश या क्रेडिट वर्ड क्लियरली मेंशन है तब तो आप वो ही मान लोगे। जैसे ये कहते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, तो कैश में खरीदा, गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा। लेकिन कैश या फिर क्रेडिट मेंशन नहीं है, चाहे वो परचेज का केस हो चाहे वो सेल का केस हो। तो उसमें ये देखना कि ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नेम तो नहीं है। जैसे अगर ये कहा जाए गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कैश वर्ड या क्रेडिट वर्ड कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगर किसी पार्टी का नेम आपको गिवन है तब तो वो ट्रांजेक्शन मानना क्रेडिट में, उधार में। लेकिन केवल ये कहा गया गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, कैश या क्रेडिट वर्ड भी नहीं है और पार्टी का नेम भी नहीं है, तो आप मान लेना कि वो ट्रांजेक्शन आपका कैश है। फिलहाल इस ट्रांजेक्शन में तो कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने आर के फर्नीचर से क्रेडिट में, उधार में फर्नीचर खरीदा है। तो देखो अगर आप फर्नीचर को उधार में भी खरीदोगे तो आपके बिजनेस में फर्नीचर नाम से एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने फर्नीचर को उधार में खरीदा है, तो जो लोग हमारे पैसा मांगेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी बाय नेम ऑफ क्रेडिटर। तो देखो यहां पे ये कह रहा है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट, ट्रांजेक्शन में लिखा फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट में मींस उधार में फर्नीचर परचेज किया। कितने का फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया गया है? 10,000 रुपीज का। नो इंपैक्ट ऑन कैश, नो इंपैक्ट ऑन स्टॉक। आपके पास एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी बाय द नेम ऑफ फर्नीचर, और दूसरी तरफ आपके पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज की। 10,000 रुपीज की क्या इंक्रीज हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। इसके बाद आगे कहता है कि सोल्ड, अच्छा इसके बाद आप लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन क्या है? आपके पास 75,000 रुपीज का कैश, 50,000 रुपीज का स्टॉक, फर्नीचर इज ऑफ ₹10,000, कैपिटल इज 1,25,000 एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹10,000। इक्वलिटी अगर चेक करें तो 75 प्लस में 50 125 प्लस में 10 135, इधर भी 125 प्लस में 10 135, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल चल रही है। आगे कह रहे हैं कि भाई सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स ₹9,000। आपने पारुल ट्रेडर्स को 9,000 रुपीज की गुड्स सेल आउट की। अच्छा ब्रैकेट में कह रहा है कॉस्टिंग 7,000, सामान की कीमत थी 7,000, गुड्स की कॉस्ट थी 7,000, बट इट वाज सोल्ड फॉर ₹9,000। अब देखो इसी पॉइंट में आपको ये कहा गया गुड्स सोल्ड टू पारुल ट्रेडर्स, कहीं पर भी कैश या क्रेडिट वर्ड गिवन नहीं है। ये मेंशन नहीं है कि यू सोल्ड द गुड्स इन कैश और यू सोल्ड द गुड्स इन क्रेडिट। भाई आपने ये सामान कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है, ये इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो अब बात आती है आप इसको क्या मानोगे, आप इसको क्या मानोगे? तो देखो इस क्वेश्चन में गुड्स सोल्ड टू पारुल ट्रेडर्स, पार्टी का नाम दिया गया जिसको आपने सामान सेल आउट किया,
और कैशवर्ड गिवन नहीं है, तो पार्टी का नेम हो कैशवर्ड गिवन नहीं हो, तो ये माना जाता है कि द ट्रांजेक्शन इज इन क्रेडिट, ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट में। तो आप ये मानोगे कि आपने पारुल ट्रेडर्स को 7000 की गुड्स 9000 में सेल आउट की है इन क्रेडिट। अच्छा, जिन लोगों को आप क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं, डेटर्स। तो यहां पे आपकी एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी बाय द नेम ऑफ डेटर्स, बाय द नेम ऑफ डेटर्स। ठीक है, तो यहां पे ट्रांजेक्शन आपने लिखा गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, उधार में गुड्स सेल आउट की। अब क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करोगे, कैश पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। स्टॉक पे इंपैक्ट बिल्कुल पड़ेगा, आपका जो स्टॉक है दैट विल रिड्यूस, लेकिन कितना अमाउंट, 7000। भाई आपके लिए तो वो स्टॉक 7 का था, हाँ आपने वो सामान बेचा कितने में, 9 में, तो आपके डेटर्स कितने के इंक्रीज होंगे, 9000 के। डेटर्स कितने के इंक्रीज होंगे, 9000 के। 7000 की गुड्स आपने 9000 रुपीज में सेल आउट की है, देयर इज आल्सो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2000। यहां पे आप 2000 रुपीज का प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, एंड दिस प्रॉफिट विल बी एडेड इन कैपिटल। ये प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। तो अब आपके पास नई इक्वेशन क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के रूप में 75,000 रुपीज का कैश, 43,000 का स्टॉक। फर्नीचर्स is of rupees 10,000, debtors is of rupees 9,000, capital 127 and creditors are of rupees 10,000। इक्वलिटी आप चेक कर सकते हो, बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अब देखो, हु वाज आरके फर्नीचर, आवर क्रेडिटर, जिनसे हमने फर्नीचर खरीदा था 10,000 का। आरके फर्नीचर वाले आपके 10,000 रुपीज मांगते। अब ये कह रहे हैं कि कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब, अब देखो जैसे कई बार आप लोग करते होंगे कि मार्केट में आप गए, किसी जान पहचान वाले की दुकान से आपने सामान परचेज कर लिया क्रेडिट में। जैसे कपड़े वाले की दुकान पे गए, आपने उनसे कपड़े परचेज कर लिए, उन कपड़ों की टोटल कीमत बनती है 10,200 रुपीज। एट दैट टाइम आप लोग शॉपकीपर को बोल देते हैं कि सर अकाउंट में लिख लो, कल आकर पापा पेमेंट दे जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप उसको पेमेंट देने जाते हो तो आप उसको जनरली कितने की पेमेंट करोगे। बंदे से आपने सामान खरीदा था 10,200 का, कितनी पेमेंट करते हो, आई थिंक 10,000, हो सकता है 9,500। 10,200 तो जनरली कोई भी नहीं देता। तो वही बात है, हमने आरके फर्नीचर से 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, लेकिन लेटर ऑन जब पेमेंट करने का टाइम आया तो 9,700 रुपीज इसको पकड़ा दिए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब भाई ये पकड़ो 9,700 रुपीज, तुम्हारा हिसाब क्लियर। तो वो मांगता कितना था, 10,000। आप पेमेंट कितने की कर रहे हो, 9,700। कैश पे इफेक्ट पड़ेगा 9,700 का, क्रेडिटर पे इंपैक्ट कितने का पड़ेगा, 10 का। भाई उनका तो हिसाब क्लियर हो गया ना। अब बात आती है बाकी 300। तो बाकी 300 आपके लिए क्या माना जाएगा, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपको मिला है, आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, और इट विल बी एडेड इन कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन में पेड टू आरके फर्नीचर। भाई आपने आरके फर्नीचर वालों को पेमेंट की, कितने की पेमेंट की, 9,700। कैश will be reduced by rupees 9,700. No impact on stock, furniture, debtors. आपके जो क्रेडिटर है they will reduce by rupees 10,000 and you are earning a profit of rupees 300 that will be added in your capital। वो कहां पे ऐड हो जाएगा, आपके कैपिटल में। तो आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आएगी, न्यू इक्वेशन यहां से जाएगा 65,300 का कैश, 43,000 रुपीज इज ऑफ स्टॉक।
10,000 रुपीज आपके पास हो गया फर्नीचर, 9,000 के आपके पास हो गए डेटर्स, ठीक है। और इधर 1,27,300, इधर क्रेडिटर रहेगा नहीं। टोटलिंग करें 65 प्लस में 43, 1,08,300, 118, 127, 1,27,300, उधर भी 1,27,300, बोथ साइड्स आर इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कैसे कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। कैश में गुड सेल आउट की है कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। हमने अपनी गुड्स कैश में सेल आउट की जिसकी कॉस्ट तो थी 10,000 बट इट वाज सोल्ड फॉर ₹12,000। तो 10,000 का सामान 12 में बेचोगे, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, इट विल बी एडेड इन कैपिटल। यहां लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में गुड्स सेल आउट कर रहे हो। अब कैश में गुड्स सेल आउट करोगे तो एक इफेक्ट तो पड़ेगा कैश पर, आपके पास कैश आएगा और कितने का कैश आएगा 12,000। योर कैश विल इंक्रीज बाय ₹12,000। एक इंपैक्ट आपके स्टॉक पर पड़ेगा, आपका स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा कितने अमाउंट से 10,000 से। उसके बाद नो इंपैक्ट ऑन फर्नीचर और डेटर्स। 10 की गुड्स आपने 12 में बेची तो यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000 एंड दिस प्रॉफिट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। ये प्रॉफिट कहां पे ऐड होगा आपकी कैपिटल में। तो आपकी पोजीशन क्या होगी, आपके पास 77,300 कैश, स्टॉक आपके पास हो गया 33,000 का, 10,000 रुपीज आपके पास हो गया फर्नीचर, 9,000 रुपीज डेटर्स के और 1,29,300 दीज आर ऑफ कैपिटल। नो इंपैक्ट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं लिया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं रेंट रिसीव्ड 4,000। आपने 4,000 रुपीज का रेंट रिसीव किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रेंट रिसीव, देखिए डियर आपने 4,000 रुपीज का रेंट रिसीव किया, एक इंपैक्ट पड़ेगा आपके कैश पर, ठीक है। योर कैश विल इंक्रीज बाय ₹4,000। दूसरी तरफ रेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि आपने उसको रिसीव कर लिया। रेंट इज जस्ट ए इनकम, आपको मिल रही है, आपके लिए इनकम है। इनकम मींस प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। योर कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹4,000। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, न्यू इक्वेशन आपके पास 81,300 का कैश, 33,000 स्टॉक, 10,000 फर्नीचर एंड योर डेटर्स आर ऑफ ₹9,000। डेटर्स कितने के हो जाएंगे 9,000 के। इधर कैपिटल पोजीशन इज 1,33,300। कैपिटल की पोजीशन कितनी हो गई 1,33,300। इक्वलिटी को आप चेक कर सकते हो, आपकी दोनों साइडें इक्वल चल रही है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। पर्सनल यूज के लिए हमने 3,000 रुपए का कैश विड्रॉ किया। पर्सनल यूज मैंने आपको बताया हुआ है ड्रॉइंग्स। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो ये कह रहे हैं कि विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। 3,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे। ओनर के द्वारा अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला जाता है, एक इंपैक्ट तो पड़ गया कैश पर, योर कैश विल रिड्यूस बाय ₹3,000 और इसका जो अदर इंपैक्ट पड़ेगा वो हमारी कैपिटल पे पड़ेगा, क्योंकि इसको ड्राइंग्स मानते हुए हम लोग अपनी कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो योर कैपिटल विल डिक्रीज बाय ₹3,000। ठीक, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब आप लोग फाइनल न्यू इक्वेशन बना लेंगे।
तो नई इक्वेशन के रूप में 78,300 का आपके पास है कैश, 33,000 का आपके पास है स्टॉक, 10,000 के हैं डेटर फर्नीचर, 9,000 के हैं डेटर्स, और यहां से आपके पास 1,30,300 नो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। इक्वलिटी चेक करें तो 78 प्लस में 33, 1,11,300, 121, 130, 1,30,300। इस साइड का टोटल भी कितना रहा है 1,30,300। बोथ साइड्स आर इक्वल। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन 5 था अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। इसी क्वेश्चंस को इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन 6 में। देखिए डियर, अब आप लोग इलस्ट्रेशन 6 के ऊपर मूव कीजिए। ट्रांजिशंस, एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहां पे ट्रांजिशन में एसेट्स में एक एसेट्स लिख लेते हैं कैश, बाकी जैसे जैसे एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता जाएगा हम उनको नोट डाउन करते जाएंगे। तो देखो इलस्ट्रेशन 6 में ये कह रहा है कि प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ समीर गोयल। समीर गोयल के ये नीचे कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं और आपसे ये कहा गया है कि ये प्रूव कीजिए कि अकाउंटिंग इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन ऑल ट्रांजिशन। सभी ट्रांजिशंस में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उस फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। इनिशियली ओनर ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिख दीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया, तो इसका एक इंपैक्ट तो हो गया कैश पर और इसका जो सेकंड इंपैक्ट होगा दैट विल बी ऑन योर कैपिटल। आपकी जो कैपिटल है दैट विल इंक्रीज बाय ₹1। 1 लाख रुपए से कैश इंक्रीज हो गया, 1 लाख से कैपिटल इंक्रीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड रेंट इन एडवांस ₹3,000। देखो बेटा ये कह रहा है कि पेड रेंट इन एडवांस ₹3,000। आपने 3,000 रुपीज का रेंट एडवांस में पे कर दिया। एडवांस रेंट का मतलब भाई जैसे मान लो आज आपने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, ठीक है, आपने क्या किया, मकान मालिक को अगले 3 महीने का या 6 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट। मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बताया था कि दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव नॉट बीन ड्यू बट बीन पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। और ध्यान रखना कि प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एक सेपरेट एसेट्स का काम करता है, चाहे वो प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड वेजेस हो। कारण क्या है कि बेटा एसेट्स की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि ऑल दोस थिंग्स व्हिच गिव द बेनिफिट इन फ्यूचर्स आर कॉल्ड एसेट्स। कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है वो हमारे लिए एसेट्स कहलाती है। आपने अगर मान लो ओनर को, मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को रेंट की पेमेंट एडवांस में कर दी, तो यू डोंट हैव टू पे दैट रेंट इन फ्यूचर अगेन। लेकिन आप उस बिल्डिंग को फ्यूचर में यूज कर सकते हो, आपको दोबारा रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब उस बिल्डिंग का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, तो वो आपके लिए एक एसेट्स का काम करेगा। तो अगर किसी भी प्रीपेड एक्सपेंस की पेमेंट आप एडवांस में करते हो तो वो आपके लिए एक सेपरेट एसेट्स का काम करेगी। तो यहां पे हम लोग एक एसेट्स बना लेंगे, किस नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000। भाई हमने 3,000 का रेंट एडवांस में पे किया। ट्रांजेक्शन में लिखिए रेंट पेड इन एडवांस। आपने 3,000 रुपीज का रेंट
एडवांस में पे किया है, तो पेमेंट करने से एक इंपैक्ट तो पड़ गया आपके कैश पर, योर कैश विल रिड्यूस बाय ₹3000। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास प्रीपेड रेंट के नाम से एक एसेट जनरेट हो जाएगी, तो आप 3000 रुपीज का क्या दिखाओगे? प्रीपेड रेंट। इसमें ध्यान रखना, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसको फिलहाल आप एक्सपेंस नहीं मान सकते। भाई मान लो आज आपने अपने किसी वर्कर को सैलरी पे की, दैट इज एक्सपेंस, लेकिन अगर उसी वर्कर को 3 मंथ की सैलरी आपने एडवांस दे दी, भाई ये 3000 रुपए या 10,000 रुपए ले जाए एडवांस सैलरी के, अगर कल को मान लो कल से वो ड्यूटी पे आना छोड़ दे, तो आप वो पैसा रिकवर कर सकते हो ना। इसका मतलब वो अमाउंट रिकवरेबल है, दैट इज नॉट ए एक्सपेंस एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे जो 3000 रुपीज प्रीपेड रेंट के दिए गए, दैट हैव ए इंपैक्ट ऑन कैश एंड सेकंड इंपैक्ट ऑन प्रीपेड रेंट, नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इंपैक्ट ऑन लायबिलिटी। तो आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई? न्यू इक्वेशन, कैश आपके पास हो गया 97,000, प्रीपेड रेंट आपके पास है 3000, कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटी नील। इक्वालिटी चेक कर लो, 1 लाख, बोथ साइड्स आर इक्वल। थर्ड ट्रांजिशन, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। आपने टोटल 70,000 रुपीज की गुड्स परचेज की है, जिसमें से 50,000 रुपीज का सामान कैश में खरीद रहे हो, 20,000 का सामान क्रेडिट में खरीद रहे हो। गुड्स खरीद रहे हो तो वो गुड्स आपके लिए एक एसेट्स का काम करेगी और उस एसेट्स का नाम होगा स्टॉक। ठीक है, दूसरी तरफ आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज की है, तो आपकी एक लायबिलिटी बढ़ेगी, किसके नाम से? क्रेडिटर के नाम से। तो यहां पे आप लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट। देखो डियर, आपने गुड्स को परचेज किया है, कैश में भी परचेज किया है और क्रेडिट में भी परचेज किया। कैश में और क्रेडिट में दोनों तरीके से आपने गुड्स को परचेज किए। तो देखो, एक इंपैक्ट तो पड़ेगा कैश पर। कैश पर कितने का इंपैक्ट पड़ेगा? कैश में सामान खरीदा गया 50,000 का, तो योर स्टॉक विल रिड्यूस बाय ₹50,000। योर स्टॉक, your cash will decrease by 50,000, your stock will increase by ₹70,000। भाई स्टॉक तो आपका 70 का इंक्रीज होगा और आपको 20,000 रुपीज के क्या इंक्रीज हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। 20,000 के क्या इंक्रीज हो जाएंगे? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन में कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग ₹40,000। ध्यान से समझना, देखो कॉस्ट बाद में बताई गई है। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 इन कैश। आपने 40,000 रुपीज की गुड्स को 80,000 रुपीज में सेल आउट किया है फॉर कैश, यानी कि आपको सारी पेमेंट कैसे मिल रही है? कैश में। तो पहले तो आपने ट्रांजेक्शन लिख दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स को सेल आउट किया। देखो सॉरी बेटा, ऊपर न्यू इक्वेशन बनाना भूल गए। न्यू इक्वेशन और बनाइए। ऊपर के ट्रांजेक्शन के बाद आपकी न्यू इक्वेशन क्या थी? 47,000 रुपीज कैश, प्रीपेड रेंट 3,000, 70,000 स्टॉक के, कैपिटल 1 लाख एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹20,000। इक्वालिटी चेक कर लो, 120 120। अब ये कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 फॉर ₹80,000। 40 का सामान 80 में सेल आउट किया, वो भी कैश में। तो आपका जो कैश है दैट विल इंक्रीज, और कितना इंक्रीज होगा? 80,000। प्रीपेड रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपके पास स्टॉक रिड्यूस होगा। भाई आपकी दुकान में से सामान जा रहा है, कितने का? 40,000 का, तो योर स्टॉक विल रिड्यूस बाय ₹40,000। आपका जो स्टॉक है वो 40,000 रिड्यूस होगा। अब एक इंपैक्ट और पड़ेगा कि 40 की गुड्स आपने 80 में सेल आउट की, तो यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। आपको 40,000 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है।
जो 40,000 का प्रॉफिट है दैट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। वो कहां पे ऐड हो जाएगा? आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या है बेटा? न्यू इक्वेशन क्या आ गई? कैश आपके पास हो गया 1,27,000, प्रीपेड रेंट 3,000, स्टॉक 30,000, इधर से कैपिटल 140 और क्रेडिटर्स 20,000। इक्वालिटी चेक करें तो 127 प्लस में 3 130 प्लस में 30 160, 140 प्लस में 20 160, बोथ साइड्स आर इक्वल। आगे कह रहा है कि पेड सैलरी इन कैश 4500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। ये दो अलग अलग पॉइंट है। देखो बेटा, ये कह रहा है कि 4500 रुपीज की सैलरी तो कैश में पे कर दी। ठीक है, तो पहले तो आप इन दोनों को अलग अलग समझो। पहले ये कह रहा है कि पेड सैलरी इन कैश 4500, भाई हमने 4500 रुपीज की सैलरी कैश में पे की। जब हम सैलरी की पेमेंट कैश में पे करेंगे, एक इंपैक्ट पड़ेगा कैश पर, एक इंपैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे, क्योंकि सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है। तो एक तरफ कैश कम हो जाएगा, एक तरफ कैपिटल कम हो जाएगी। इसी प्रकार ये कहता है कि भाई 1000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ? आप लोगों को बताया था कि एनी एक्सपेंस विच हैव बीन ड्यू बट नॉट पेड आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपका ड्यू हो चुका, आपने उसकी पेमेंट नहीं की, वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। भाई जैसे वर्कर आपके पास काम कर रहा है, उसको काम करते हुए 1 मंथ हो गया, उसकी सैलरी ड्यू हो गई, आपने कहा अभी पैसे नहीं है, बाद में आके ले जाना, तो वो सैलरी क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। अब अगर कोई भी सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? एक तरफ तो वो पैसा अभी आपको देना है, वर्कर आपके पैसा मांगता है तो आपकी लायबिलिटी जनरेट हो गई, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी आपने दिया नहीं है, देना है, एक तो लायबिलिटी बन गई। दूसरी तरफ खर्चा ठीक है, अभी आपने पे नहीं किया, लेकिन खर्चा तो आपका क्रिएट हो गया ना। ठीक है, खर्चा तो क्रिएट हो गया, यानी लॉस तो आपको हो गया। भाई आपके घर में बिजली का बिल आ जाता है, जैसे ही बिल आता है पेमेंट आपको 10 दिन बाद करनी है, लेकिन आपके घर वाले उसकी पेमेंट निकाल के रख लेते हैं कि यार 1000 रुपए का खर्चा हो गया, 2000 रुपए का खर्चा हो गया, खर्चा तो क्रिएट हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ सैलरी दी नहीं है, देनी है, लेकिन खर्चा तो क्रिएट हो गया, और खर्चा क्रिएट होने का मतलब होता है लॉस, एंड दैट विल आल्सो बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। तो देखो इस पॉइंट में आप पहले तो लिखेंगे सैलरी पेड इन कैश ₹4500 and outstanding ₹1000। भाई 4500 रुपीज की सैलरी तो आपने कैश में दे दी और 1000 रुपीज की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब जो आपका कैश है दैट विल रिड्यूस बाय ₹4500। भाई एक तो इफेक्ट पड़ गया कैश पर, आपका कैश कम होगा 4500। यहां पे आपकी एक लायबिलिटी और क्रिएट होगी, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। ठीक है, प्रीपेड रेंट या स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा कितने का? भाई 4500 कैश में दे दिया, 1000 और देना है, यानी कि टोटल खर्चा कितने का हो गया? 5500 का। तो योर कैपिटल विल रिड्यूस बाय ₹5500। नो इंपैक्ट ऑन क्रेडिटर। यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी और जनरेट होगी, दैट इज आल्सो लायबिलिटी एंड इट विल बी शोवन सेपरेटली। आप इस लायबिलिटी को सेपरेटली शो करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर अलग चीज होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग होती है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास इन सबको दिखाने के बाद न्यू इक्वेशन क्या आएगी? न्यू इक्वेशन कैश आपके पास आ गया 1,22,500 प्लस 3000, स्टॉक 30,000, कैपिटल 1,34,500, 20,000 के क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1000 की। इक्वलिटी चेक कर लो, 125 प्लस में 30 155, इधर भी 134 प्लस में 20 154 प्लस में 1 155, बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक,
इसके बाद आगे कहता है कि बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000। भाई हमने पर्सनल यूज के लिए 30,000 रुपए की बाइक खरीदी है। 30,000 की बाइक पर्सनल पर्पस से खरीदी गई है और पर्सनल यूज से किया गया कोई भी एक्सपेंस, अगर ओनर के पर्सनल यूज मतलब ओनर के पर्पस से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया कोई भी एक्सपेंस ड्राइंग्स कहलाता है। एनी एक्सपेंस which have been paid from the point of view of owner is called drawing। तो देखो ये कह रहा है कि परचेज मोटर बाइक, परचेज मोटर बाइक फॉर पर्सनल यूज। बाई पर्सनल यूज के लिए मोटर बाइक खरीदी गई है, पर्सनल यूज के लिए। तो इट इज ए पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर। कितने की बाइक खरीदी गई है? 30,000 की। तो 30,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ कैश और 30,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। अगर यही बाइक बिजनेस यूज से खरीदी जाती तो आप उसमें कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं डालते, बल्कि यहां पे एक एसेट्स और जनरेट हो जाती है और उस एसेट्स का नाम होता है व्हीकल। ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए तो पर्सनल पर्पस से किया गया कोई भी एक्सपेंस ड्राइंग्स कहलाएगा। एक इंपैक्ट कैश पे, एक इंपैक्ट कैपिटल पे। ठीक है डियर, अब आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, न्यू इक्वेशन। यहां पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन के रूप में कैश आपके पास हो गया 92,500, आपके पास प्रीपेड रेंट हो गया 3,000 का, आपके पास स्टॉक हो गया 30,000 का, इधर से कैपिटल हो गई 1,06,000, सॉरी कैपिटल में से माइनस करना है, तो कैपिटल हो गई 1,04,500, क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹20,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ ₹1,000। ठीक है, टोटल करें तो 92 प्लस में 3 95 प्लस में 30 1,25,500, इधर भी 1,04,000 प्लस में 20 124 प्लस में 1,25,500। बोथ साइड्स आर इक्वल। तो आप ये देखेंगे कि डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमने प्रूव किया कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन हैव ए इंपैक्ट ऑन एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, बट आफ्टर द इंपैक्ट द इक्वलिटी विल ऑलवेज बी मेंटेन्ड। ठीक है डियर, आज के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको करवाए। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझिए। जैसे ये वीडियो आपको मिलेगी, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सोल्व करने के लिए फोटोकॉपी के रूप में मिल जाएंगे। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है वो तो बुक से कर लीजिए, जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है उनको फोटो मैं भेज दूंगा, पिक भेज दूंगा क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में सॉल्व करने। और एक बात और, हर एक स्टूडेंट फेयर कॉपी की एक पिक मेरे पास जरूर भेजे सॉल्व करने के बाद। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।